हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, कई दिनों से बायोलॉजी क्लास नहीं आई है और ऐसे में आपके बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके थे कि क्या सर बायोलॉजी क्लास खत्म हो गई है, क्या इसके बाद कोई क्लास आएगी या नहीं आएगी। तो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की लास्ट क्लास मेरी तरफ से, जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। अब इसके बाद में कुछ चैप्टर आपके शेष हैं जो आपके इकोलॉजी और एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर इसके हैं, और दोस्तों उनके लिए मैंने बंदोबस्त कर रखा है। देखिए, ये जो क्लासेस मैंने डाल रखी है ना, 25 नंबर की साइंस में से आपके 20-22 नंबर इजीली आ जाएंगे, लेकिन कई बार एक दो क्वेश्चंस आपके इकोलॉजी, एनवायरमेंट और आपके जो एग्रीकल्चर है उस सेक्शन से आ जाते हैं, जैसे अभ्यारण्य वगैरह हैं इनसे। तो उनके लिए मैंने स्पेशल फ्री नोट्स आपके लिए मैंने डाल दिए हैं। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारी वेबसाइट दोनों पर आपको मिल जाएंगे। दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से जो भी मेरे पास नोट्स होंगे सारे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपके अधिक से अधिक अंक आ सके। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रोग क्या होते हैं यानी कि डिजीज क्या होती है। दोस्तों, आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि इंसान का या इस संसार का सबसे जो पहला सुख है ना, वो है कि हमारा स्वस्थ होना। भाई, हमारी हेल्थ ही अगर सही नहीं है तो काहे की नौकरी, काहे का पैसा, काहे का सुख, है ना। अगर हमारा जो स्वास्थ्य यानी हमारी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप सोचोगे भी नहीं, है ना। आप पढ़ने की भी नहीं सोचोगे, जॉब लेने की दूसरी बात है ना, और संसार के जो सुख है उनके बारे में तो सोचेंगे नहीं। तो पहला जो सुख है ना इस दुनिया का, वो है स्वस्थ आपका काया, यानी कि आपका शरीर है वो स्वस्थ रहना चाहिए। तो हमारा शरीर है ना वो नियमित रूप से कार्य करता रहता है, लेकिन बाहर से कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ आपके कारक होते हैं, वो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर का कोई भाग या हमारा पूरा शरीर ही सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं या बीमारी बोलते हैं। अब दोस्तों, यहां पर इस चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि एक एक चीजें आपको समझ में आए, क्योंकि आपको पता है बीमारियों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। आप भी जानते हो भाई, एक दो बीमारी तो है नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं। हो सकता है कि हजारों लाखों करोड़ों बीमारियां हों, लेकिन हम वही पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है और आपने एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब यहां पर बीमारियां पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बीमारियां किस वजह से होती है, उनके रीजन से उनको जानना जरूरी है। तो पहले हम पढ़ते हैं रोग के कारण यानी कि कॉजेस ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी क्यों होती है, बीमार होने के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है जैविक कारण यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि जब हमारा शरीर किसी भी जीव, है ना, कोई भी आपका जीव है उसके संपर्क में आने से बीमार होता हूं, ये उस जीव के कारण ही, उस जीव की बदौलत ही हमारा शरीर है वो यहां पर बीमार होता है। यानी कि कोई ना कोई जैविक फैक्टर है यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट है, वो जिम्मेदार है हमारे शरीर की बीमारी के लिए। तो उस प्रकार के रोग के कारक को हम बोलते हैं जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट। तो देखिए, वो कौन कौन से हैं? वायरस यानी कि विषाणु, बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु, फंगस, कवक, प्रोटोजोआ और माइकोप्लाज्मा, ये आपके प्रमुख जैविक कारक होते हैं। मतलब इनको आपके जीवों की श्रेणी में रखते हैं और इनके कारण क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे एक की बीमारी के बारे में, टेंशन मत लीजिए। अब यहां पर जो जैविक कारक होते हैं ना, ऐसे कारक जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? रोगजनक बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि भाई सभी के सभी वायरस से बीमार होते हैं, है ना, या सारे सारे बैक्टीरिया उनसे बीमार होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जिन फैक्टर की वजह से, जिन आपके जैविक कारक होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं ना, उनको गाइस हम क्या बोलते हैं? पैथोजेन यानी कि रोगजनक, यानी कि रोग फैलाने वाले जैविक कारक होते हैं उनको हम बोलते हैं रोगजनक यानी कि पैथोजेन। दूसरे जो आपके कारक हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं वो है रासायनिक कारक यानी कि केमिकल एजेंट, यानी हम हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल चीजें खा रहे हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, जैसे प्रदूषक हैं, मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं, प्रदूषित पानी आपने पी लिया, या कोई चीज आप खा रहे हैं, है ना, तो वो आपके शरीर के अंदर जा रही है ना। तो जो आपका प्रदूषण है ना, आपका शुद्ध चीज आप नहीं खा रहे हो तो उससे बीमार पड़ सकते हो। कोई बीजाणु का मतलब आपने फल खाए होंगे, तो हो सकता है कोई दूषित फल खा जाए, या फल खाने से बीमारी भी हो सकते हैं। इसके अलावा परागकण, पोलिन ग्रेन जो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन बढ़ाया था, आपको बताया था कि पोलिन ग्रेन क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, जो आपके मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, है ना, तो आपके परागकण ही होता है। तो उनको खा लेने से भी कई बार हम बीमार हो जाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं ना, तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन सभी से नहीं, कुछ होते हैं उनसे।
इसके अलावा पोषण कारक, यानी कि हमारे शरीर में जो पोषण होते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था हमारा भोजन के बारे में, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, तो वे सारी बीमारियां ना ऑलरेडी हम पढ़ चुके गाइस। मैंने आपको पहले बता दिया था खनिज की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है ना, आयरन की कमी से, इसके अलावा आपकी आयोडीन कमी से गाइटर गलगंड रोग हो जाता है। तो वे सारी बीमारियां ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट के कारण जो बीमारी होती है हमारे शरीर में, न्यूट्रिशन के कारण, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खनिज से होने वाली बीमारियां, वसा से होने वाली बीमारियां, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, है ना, प्रोटीन भी यहां पर शामिल करें ना, प्रोटीन से आपकी दो बीमारी होती है, मेरेस्मस और क्वासियोरकोर, मैंने आपको पहले बता दिया है ना। विटामिन से ए बी सी डी, है ना, विटामिन ए बी सी सबसे कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको पहले बता दिया है। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्क्वायर, डी से रिकेट्स, ई से आपका बांझपन या पुरुषों में नपुंसकता जाती है, और विटामिन के जो होता है ना, उससे क्या होता है आपका रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट से होने वाली एक बीमारी है जो आपको ध्यान रखनी है। उस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। यह आपके कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कमी हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बहुत कम आ जाता है हमारे शरीर के अंदर। जो ग्लूकोज है, हमारे शरीर में एनर्जी की कमी आ जाती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यह आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। अब यहां पर अगले फैक्टर की बात करते हैं जो आपका होता है यांत्रिक कारक, यानी कि मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर का मतलब क्या है भाई, आप कोई यंत्र चला रहे हो, जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई मशीन चला रहे हो, उसकी वजह से अगर आपका शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, आपका शरीर बीमार हो जाता है ना, तो उन चीजों को हम बोलते हैं यांत्रिक कारक, यानी कि मैकेनिकल फैक्टर। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए घर्षण। घर्षण तो आप जानते ही हो, घर्षण का मतलब क्या होता है, यह गति का विरोध करता है ना। तो आप चलते हो तब भी हम घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। तो इस वजह से आप क्या, हमारे शरीर में क्या हो जाता है, हमारे शरीर में बीमारियां कैसे हो सकती हैं, बीमारियां तो नहीं आ सकती, लेकिन हमारे शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका कार का पहिया चल रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में चोट लग सकती है। चोट लगना, घाव आ जाना, फ्रैक्चर वगैरह हो जाना। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वहां से गिर जाते हैं, है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो ये आपके कारण है, ये भी आपके एक बीमारी के ही कारण है, ये भी आपके, इनको बोलते हैं यांत्रिक कारण, यानी कि आपके मैकेनिकल फैक्टर। आगे बात करते हैं, अब बीमारी होने के अगले जो फैक्टर है वो आपके भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल एजेंट है। यानी कि हम और सारे फैक्टर हैं, भौतिकी भी कुछ फैक्टर हैं, जैसे हमारे आसपास की कुछ चीजें हैं जिनसे भी हम बीमार हो सकते हैं, है ना, हमारे शरीर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे गर्मी है, आपको पता होगा हमारा शरीर है वो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता। मान लीजिए बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है ना, तो आपकी संभावना है कि आपका शरीर बीमार हो जाए। आपके बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है ना, और आपने मान लीजिए गर्म कपड़े नहीं पहन रखे हैं, तो आप बीमार होंगे नहीं होंगे, सीधी सी बात होंगे। विद्युत का करंट, ये तो आप जानते ही हो, इससे तो व्यक्तियों की डेथ भी हो जाती है। करंट का झटका आपको लग जाए, है ना, तो ये भी आपके भौतिक कारक हैं। ध्वनि, भाई ध्वनि भी बहुत खतरनाक चीज है, आपको पता होगा, जैसे डीजे है, डांसिंग जंक्शन इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डीजे है ना। तो डांसिंग जंक्शन, तो डीजे में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे बीपी के जो मरीज होते हैं, स्पेशली हार्ट के, वो ज्यादा डीजे अगर बजा दिया जाए तो आपको होता है उनकी हृदय पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा आवाज में आप गाने सुनते हो ना, ईयरफोन का उपयोग करते हो ना, तो धीरे धीरे हमारी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कमी होती है। और इसके अलावा विकिरण, है ना, तो विकिरण जो होती है ना, मतलब रेडिएशन, अगर ज्यादा प्रकाश की उपस्थिति में रहोगे, है ना, ज्यादा आप जो विकिरण है उसकी उपस्थिति में रहोगे, तो भी आपके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके कहलाते हैं भौतिक कारक। आगे बात करते हैं पदार्थों की कमी और पदार्थों की अधिकता से होने वाले रोग। तो जैसे आपको पता होगा हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, अगर उनके हमारे शरीर में कमी हो गई तो बहुत सारी डिजीज हो जाती है, और अधिकता हो गई, ज्यादा हो गई, तो भी कमी आपकी बीमारी हो जाती है। जैसे आपको पता होगा हार्मोन जो होते हैं, बहुत प्रकार के हार्मोन है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो हमारे शरीर में, इसमें एक उदाहरण के बारे में बताऊं, तो जैसे हमारे शरीर में जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है वो आपके एक वृद्धि हार्मोन निकालती है, ग्रोथ हार्मोन निकालती है। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा आ जाता है तो आदमी का शरीर विशालकाय हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वही ग्रोथ हार्मोन, वही वृद्धि हार्मोन की क्वांटिटी हमारे शरीर में कम बनती है ना, तो हमारा शरीर बौनापन बहुत ही छोटा हो जाता है ना। जो आपके मनुष्य होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो इस प्रकार से हार्मोन्स होते हैं, उनसे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। एंजाइम, बहुत प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो हम स्पेशली हमारे जो भोजन है ना उसके पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं एंजाइम की संख्या बढ़ जाती है ना,
तो यही एंजाइम हमारे शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं। जैसे डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी का किण्वन जो करते हैं ना फर्मेंटेशन, वो आपके हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु ही करते हैं। हमारे शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं ना वही करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बीमारियों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, लेकिन इससे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बीमारियों को 3 भागों में कैटेगराइज किया है। कौन कौन सी? एक आपकी होती है आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक्स डिजीज, दूसरी होती है संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज, और तीसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल यानी कि असंक्रामक रोग। तीनों भागों में मैंने कैटेगराइज किया है और उसी के आधार पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक्स। मैं आपको ऑलरेडी आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक्स डिजीज के बारे में बता चुका हूं। आनुवांशिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर है तो वही बीमारी आपके बेटे के अंदर, ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहेगी। इनके बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप उस जेनेटिक्स वाले वीडियो को देख सकते हैं, मेंडलिज्म वाले चैप्टर को। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दूं हीमोफीलिया बीमारी के बारे में। हीमोफीलिया बीमारी को हम क्या बोलते हैं? रॉयल बीमारी बोलते हैं, क्योंकि यह इंग्लैंड की महारानी के परिवार में हो रही है। और ये जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड का कोटिंग नहीं होता है। और दूसरी होती है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति 2 सर्टेन कलर के बीच मतभेद नहीं कर सकता, यानी कि 2 उसको रंग दिखा दिया जाए तो यह नहीं बता सकता कि कौन सा कलर है। तो ये आपकी बीमारी होती है। इसके अलावा बहुत सारी सिंड्रोम वाली बीमारियां होती हैं, वो आपके आनुवांशिक डिसऑर्डर के कारण ही होती है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर के कारण ही होती हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहां पर इसके बाद आते हैं संक्रामक रोग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में 2018 में बहुत बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक संक्रामक रोग है। आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो पहले बात करते हैं संक्रामक बीमारी क्या होती है। देखो, ऐसी बीमारियां अगर एक व्यक्ति को वो बीमारी हो जाती है ना, तो वो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। मान लीजिए जैसे मेरे को बीमारी हो गई, तो वो बीमारी मेरे साथ जो भी है, जो मेरे साथ रह रहे हैं, कनेक्ट मेरे साथ जो है, उनमें किसी न किसी प्रकार से, है ना, वो आपके हो सकती है। किसी भी कारक की मौजूदगी में कोई भी आपका जो उसको ले जाने वाला होता है, वाहक होता है, जैसे मच्छर के माध्यम से, और आपकी खांसते, छींकते, उसके कपड़े इस्तेमाल करते समय, उसके साथ भोजन करते समय, इन वजह से फैल सकती हैं। यानी कि ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं, उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, आपके इन्फेक्शन डिजीज भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनमें कौन कौन सी आते हैं ध्यान रखना, विषाणु से होने वाली सारी बीमारियां, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली, प्रोटोजोआ, इनसे जो बीमारियां होती है ना, सारी की सारी गाइस आपके आती है संक्रामक बीमारी के अंदर। दूसरी बात करते हैं आपके असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ये ऐसी बीमारियां होती हैं अगर किसी एक व्यक्ति को हो जाए ना, तो दूसरे व्यक्ति को फैलती नहीं है ना। ध्यान रखना, जैसे मेरे को हो गई तो दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलेगी। जैसे आपका कैंसर है। अब देखो, कैंसर में ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कैंसर फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? कैंसर एक स्पेशल बीमारी है, क्योंकि ऐसे नहीं फैलेगा जैसे मान लीजिए आप साथ में बैठ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं फैलता है। मान लीजिए मेरे किसी के अंदर आपके कैंसर है, तो अगर उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, नॉर्मल व्यक्ति को, तो आपकी वो फैलती है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसे ही वो कम्युनिकेबल नहीं है, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल यानी कि असंक्रामक रोग के अंदर रखा जाता है। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर। जैसे मेरे को अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मेरी बीपी कमजोर है, बीपी हाई है, तो मेरे साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को नहीं फैल सकता। इसके अलावा बात करें मधुमेह यानी कि शुगर बीमारी हो जाती है, तो शुगर की बीमारी से, जिसमें आपका जो शुगर है ना, उसका लेवल कम ज्यादा हो जाता है, जब इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं करता है ना। एक एक अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ऐसे ही। तो ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी असंक्रामक बीमारियां होती हैं। अब गाइस हम एक एक करके जो संक्रामक बीमारियां हैं और असंक्रामक बीमारियां हैं, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संक्रामक बीमारियों के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे आपके विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां। तो पहली बात तो आपको बता दूं, विषाणु वायरस दोनों एक ही चीज है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना, वायरस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको विषाणु बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं विषाणु के बारे में। तो देखो, जो आपके विषाणु थे, विषाणु जो है वायरस, इसकी खोज आपके वैज्ञानिक, इसका नाम था रूसी इवानोवस्की।
इन्होंने खोज की थी जब ये तंबाकू के अंदर मोजेक रोग की खोज कर रहे थे। तंबाकू के अंदर एक रोग होता है ना, तो वो उसके अंदर क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब इन्होंने आपके जो विषाणु है, वायरस है, इसकी खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और सीखने को मिली है कि तंबाकू में होने वाला मोजेक जो डिजीज होती है वो भी वायरस के कारण होता है। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, विषाणु होता है ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होती है। ना तो ये सजीव होता है और ना ही ये निर्जीव होता है। ये नॉर्मल स्थिति में आपके निर्जीव होता है, मरा हुआ होता है, डेड होता है। लेकिन जब किसी बॉडी है ना, किसी जीव के संपर्क में आ जाता है ना, तो ये अपनी जो प्रजनन की क्षमता है वो विकसित कर लेता है ना। जैसे आपका कोविड है, वो भी आपका वायरस से होने वाली बीमारी है, तो डायरेक्ट नहीं फैलता है ना, मतलब ये ऐसे मतलब जिंदा नहीं रहता डायरेक्ट, लेकिन जब किसी बॉडी के संपर्क में रहता है ना, तो अपनी ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की जो संयोजक कड़ी होती है ना, कनेक्टिव लिंक, वो आपका क्या होता है, विषाणु होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि कौन कौन सी आपकी विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं, और फिर एक एक बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब दोस्तों वैसे देखो बहुत सारी बीमारी है, लेकिन हम याद नहीं कर सकते, इसलिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, नहीं आप कंफ्यूज जाओगे। जैसे मैं आपको ये बता दी और फिर मैं आपसे जीवाणु पूछूंगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं। तो आपको ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। तो देखो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। मान लीजिए रनिंग कर रहे थे आप, दौड़ कर रहे थे, है ना, और दौड़ करते करते क्या हुआ, रेखा नाम की कोई लड़की थी, वो आपको लात मार के मतलब हिट करके आपसे आगे निकल गई दौड़ में, है ना। तो इससे हमने ट्रिक बनाई है, रेखा हमें हिट करके पीछे यानी कि पीछे छोड़ गई। तो ये आपकी ट्रिक है वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारियों की। देखो रे से बनेगा रेबीज। रेबीज क्या होता है सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रेबीज आपका पालतू पालतू नहीं, जो आपके जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, जंगली कुत्ते, अरे पालतू चाहे कोई से भी कुत्ते जो होते हैं ना, पागल कुत्ते, पागल कुत्ता हो, पागल भेड़िया हो, इनके काटने से, पागल लोमड़ी हो, इनके काटने से आपका ये बीमारी हो जाती है। इसे जल भीति रोग, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को खुद की परछाई से डर लगने लग जाता है, और इसके लिए टीके लगाए जाते हैं रेबीज के। रेबीज वायरस की वजह से होता है। दूसरा होता है खसरा। इसके अलावा है से बनेगा हर्पिस, मैं से बनेगा मेनिनजाइटिस, ही से बनेगा हेपेटाइटिस, और टे से बनेगा ट्रेकोमा, करके कैसे बनेगा आपका कोरोना वायरस, जानते हो ना चल रहा है इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस। इसके अलावा यहां पर देखो पै से बनेगा पोलियो, ए से बनेगा एड्स, ये पीछे को थोड़ा ऐसे लिखेंगे पीछे, है ना, थोड़ा सा अलग सा। यहां बनेगा देखो पै से पोलियो, ए से बनेगा एड्स, चे से बनेगा चेचक, छह से बनेगा छोटी माता स्मॉल पॉक्स, और डे से बनेगा डेंगू, और गे से बनेगा गलसोंद। तो इस प्रकार से ये सारी ट्रिक है गाइस। इस प्रकार से आप वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारियों के नाम याद रख सकते हैं। अब चलिए एक एक के बारे में, जो ये जो बीमारियां हैं इनमें जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहां पर जो वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं, उनमें से जो प्रमुख बीमारियां हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पोलियो के बारे में। अब देखो पोलियो जो है, पोलियो का पूरा नाम होता है पोलियो, देखिए पोलियो माइलिटिस, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, लेकिन हम इसे सिर्फ पोलियो के नाम से पुकारते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पोलियो जो होता है वो आपका एंटोवायरस, आपका एक वायरस होता है जिसकी वजह से होता है। और ध्यान रखना आपका जो पोलियो होता है उसमें क्या होता है, इसको हम लकवा मारना बोलते हैं, शरीर का लकवा मार जाता है। मतलब हमारे शरीर का कोई भी अंग, जैसे हाथ है, पैर है, कोई सा भी अंग, कोई सा भी भाग काम करना छोड़ जाता है, यानी कि विकलांग रूप में ये हमको बना देता है। पोलियो जो होता है ना, इसमें मान लीजिए हाथ है, हाथ काम करना छोड़ जाएगा बिल्कुल एक प्रकार से, पैर काम करना छोड़ जाएगा, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं पोलियो। पोलियो के उपचार के लिए सबसे बेहतर यही है कि छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद जिंदगी की, है ना, 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है बच्चों को, तो उसमें आपको 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है। तो उस अभियान, उस वैक्सीन को बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पोलियो होता है ना, पोलियो की वैक्सीन जो पिलाई जाती है ना बच्चों को 2 बूंद, वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। हमने तो खूब पिए बचपन में, है ना। तो ध्यान रखना है, पल्स पोलियो अभियान के तहत यहां पर ये पिलाई जाती है। तो ये इसका सोल्यूशन है।
अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी डिजीज है वायरस से होने वाली, वो आपकी एड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। एड्स जो है, एड्स का पूरा नाम पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, एड्स जो बीमारी है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। ये इसका पूरा नाम है। और इसका जो रोगजनक है, मतलब किसकी वजह से बीमारी होती है, कौन से वायरस की वजह से, वो आपका होता है HIV वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछ जाती है। इसका जो पहला रोगी था वो आपके कैलिफोर्निया के अंदर मिला था। और यह आपको ध्यान रखना है 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस के रूप में। 1 दिसंबर प्रतिवर्ष हम विश्व आपके एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। इस जो आपका दिवस मनाने का उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना, कि बताना एड्स से कैसे बचे और एड्स किन किन चीजों से नहीं फैलता है। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो उनसे उनको बताने के लिए और इससे क्या हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो एड्स जो है इसका जो पहला यहां पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है ना, वो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, इसको ही डैमेज कर देता है। यानी कि जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर की आर्मी है, सोल्जर है, WBC, सबसे पहले अटैक है उसके ऊपर करता है, जिससे हमारा शरीर है वो एक प्रकार से बार बार बीमार होने लग जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है और अंततः व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। एक चीज आपको जानना करनी है, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी फेमस टेस्ट, जिसको बोलते हैं एलाइसा टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एलाइसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये आपके 2 टेस्ट होते हैं। दोनों ही टेस्ट आपके एड्स से संबंधित है। HIV है या नहीं, इसकी जांच के लिए यहां पर टेस्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं एलाइसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। याद रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एलाइसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस काम आते हैं, तो ये आपके HIV या बोले एड्स, इसको कंफर्म करने के लिए कि आपके एड्स है या नहीं, इसके लिए आपका एलाइसा टेस्ट किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एड्स किन किन वजहों से फैलता है और किन किन वजहों से नहीं फैलता है। तो ये आपका पहला जो इसका डायरेक्ट संबंध है ना, वो आपके यौन संबंधित, यानी कि ये आपका डायरेक्ट फैलता है। असुरक्षित यौन संपर्क बना लेते हो ना मेल और फीमेल, आपके असुरक्षित मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जब करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोटेक्शन का यूज नहीं करते हैं, कंडोम वगैरह का, तो इससे क्या होता है, ये बीमारी जो होती है, मान लीजिए मेल के अंदर तो फीमेल में और फीमेल के अंदर तो मेल के अंदर ये ट्रांसफर हो जाती है। तो यहां पर सबसे जो प्रमुख इसका जो ट्रांसफर होता है वो यौन संबंध से होता है। दूसरा, इसके अलावा रक्तादान, मतलब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को एड्स है, अगर उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी उस व्यक्ति को एड्स हो जाता है। इसके अलावा संक्रमित सुई जो होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके मान लीजिए इंजेक्शन लगा दिया है ना, उसी इंजेक्शन, उसी सुई से एक व्यक्ति को हमने इंजेक्शन लगा दिया और मान लीजिए उसी इंजेक्शन का यूज करके हमने क्या कर दिया, किसी दूसरे मरीज को सुई लगा दी, तो भी गाइस ये जो बीमारी होती है, आपका एड्स जो होता है वो उस संक्रमित सुई से फैल सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं एक इंजेक्शन को एक ही मरीज को लगाते हैं, एक ही पेशेंट को लगाते हैं, दूसरे पेशेंट को लगाने के लिए अलग यहाँ पर जो आपके अलग सुई है उसका इस्तेमाल करते हैं, अलग नीडल का उपयोग करते हैं। वो मतलब एक जैसी जो सुइयां होती हैं, एक जैसे इंजेक्शन काम में नहीं लेते हैं, अलग अलग काम में ही लेते हैं। अब यह आपको कुछ भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, वो ध्यान रखनी है कि एड्स किन वजह से नहीं फैलता। एग्जाम में पूछा जाता है एड्स किस कारणों से नहीं फैलता है, ध्यान रखना। पहला जो कारण है वो है किस करने से, मतलब चुंबन क्रिया से आपका जो एड्स है वो नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई एड्स का व्यक्ति है, उसको एड्स संक्रमित है, अगर आप उसके साथ भोजन कर लेते हो है ना, तो आपका एड्स नहीं फैलता है। आप उसे सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो गाइस आपका एड्स नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको मतलब ये हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां है ना, बहुत सारे मतलब ऐसी अफवाहें रहती हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात कर रहे हैं डेंगू के ऊपर। डेंगू जो होता है इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से हमारा जो शरीर है ना, ऐसा लग जाता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा पेन, हमारे शरीर में हड्डियों जैसे टूटने वाला दर्द होता है। और इसमें क्या होता है गाइस, हमारी शरीर की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो यहां पर डाउन हो जाती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं बहुत कम पड़ जाती हैं और इसमें तेज बुखार आता है डेंगू रोग में। तो यह आपको ध्यान रखना है डेंगू के बारे में। इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं,
प्लेटलेट्स में कमी होती है ना, और ये आपको ध्यान रखना, ये आपके वायरस से होने वाली बीमारी है। अब यहां पर बात करते हैं स्वाइन फ्लू। देखो बर्ड फ्लू चल रहा है, स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू है, वो भी वायरस से होने वाली बीमारी है, वो आपके H5N1 से होता है। लेकिन हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू। अब हालांकि स्वाइन फ्लू है वो अब बहुत खत्म हो चुका है एक प्रकार से। ये भी जब आया था ना शुरुआत में तो बहुत ही खतरनाक था, जैसे कोविड का कहर था ना, वैसा ही कहर था सब शुरुआत में 2008-9 के आसपास से जब आपका स्वाइन फ्लू आया था तब जाके। तो ध्यान रखना, स्वाइन फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस से फैलता है, और यह मनुष्य में सुअरों के द्वारा मुख्य रूप से फैलता था, है ना। हालांकि अब इसके केसेस बहुत कम है, कोई ज्यादा महामारी नहीं है ये। इसके अलावा अगली जो बीमारी उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज चिकन पॉक्स। इसको गाइस हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, छोटी माता या चिकन पॉक्स इसको कहते हैं। ये आपके हर्पिस वायरस की वजह से होती है। इसका जो रोग कारक होता है वो आपका हर्पिस वायरस होता है। और इसमें क्या होता है गाइस, जो छोटी माता होती है ना, इसमें क्या होता है, त्वचा पर गुलाबी रंग के दाने 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 दाने, स्किन के ऊपर दाने 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 निकल आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपके चिकन पॉक्स के बारे में। अब यहां पर बात करते हैं रेबीज। रेबीज जो होता है इसको हम जल भीति रोग भी बोलते हैं। जल भीति का मतलब होता है कि जल से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। क्या होता है दोस्तों, अगर आपको कोई पागल कुत्ता होता है, पागल लोमड़ी होती है ना, या आपका पागल लोमड़ी, पागल कुत्ता, या ये जो होते हैं, अगर ये काट लेते हैं, है ना, किसी व्यक्ति को, तो रेबीज जो वायरस होता है उनके लार के अंदर मौजूद जो होता है वो हमारे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, और इस वजह से हमारा शरीर जो होता है उसमें आपकी बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं रेबीज। रेबीज में क्या होता है, मेनली आपके गाइस जो व्यक्ति होता है ना, उसको अपनी खुद की परछाई, जैसे पानी में अगर वो खुद की परछाई देखता है ना तो डर लगता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल से ही डर लगना, यानी कि जल में जब वो नहाता है तो उससे डर लगने लग जाता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया। और इसके अलावा आपको पता होगा कि वायरस से होने वाली बीमारी कोविड है, लेकिन उसके बारे में डिटेल से हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। बाकी आप कोविड के बारे में कहीं से पढ़ सकते हैं। मैं कोविड, कोरोना वायरस को महामारी नहीं मानता और ना ही उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर हम बात करते हैं आगे जो आपके जीवाणु हैं उससे होने वाली बीमारियों के बारे में। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीवाणु और बैक्टीरिया क्या है। दोनों एक ही चीज है, जीवाणु और बैक्टीरिया दोनों एक ही है, ध्यान रखना। अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया, हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। तो पहली बात तो ये कि जीवाणु जो होती है इसकी जो खोज हुई थी वो आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिसे शॉर्ट में आप ल्यूवेनहोक के नाम से जानते हो, यानी कि इसकी जो खोज हुई थी ल्यूवेनहोक ने की थी। लेकिन इसका जो नामकरण किया था, नाम जीवाणु नाम जो दिया था ना, वो आपके एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये आपको ध्यान रखने हैं। बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाली प्रमुख बीमारियों की ट्रिक। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, पंडित का टीका आया है ना। टीका का मतलब क्या होता है भाई, लगन आते हैं किसी के, लगन टीका शादी से पहले, उसे टीका बोलते हैं। तो कोई पंडित जी हैं, उनकी शादी है, लड़का नौकरी लगा है, उसका टीका आया है, ठीक है। तो देखिए पंडित का टीका आया है, ये अपनी ट्रिक है। अब देखो इससे अपन जो बीमारी उनको निकालते हैं जीवाणु से होने वाली, पहली है प्लेग, है ना। प्लेग जो आप जानते हो, जिसमें पहले क्या था, लाखों लोग गांव के गांव यहाँ पर मर जाते थे, है ना, प्लेग बीमारी। उसके बाद में डिप्थीरिया, है ना। इसके बाद में टाइफाइड। इसके अलावा का से क्या बनेगा, काली कांसी, है ना। इसके अलावा टीका, टीका से क्या बनेगा, टिटनेस। का से वापस बनेगा कोढ़, ये जो कुष्ठ बीमारी होती है ना, कुष्ठ रोग होता है वो आपके इसी से होता है। और आया से कुछ नहीं बनेगा, हैज से बनेगा हैजा। सो ये आपकी प्रमुख बीमारियां हैं, है ना। और बीमारियां जिनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से आपका प्रश्न है वो बन जाए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जीवाणु के बारे में, जो इंपोर्टेंट यहाँ बीमारियां हैं, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आपके जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, वो जो मेन बीमारियां हैं, मुख्य बीमारियां हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेग महामारी। देखो यह आपके जैसे महामारियां होती है ना, जैसे अब कोरोना चल रहा है, पता नहीं ये महामारी है नहीं, लेकिन आपका जो प्लेग था ये वास्तव में एक महामारी थी। इसमें क्या होता था कि एक प्रकार से शहर के शहर, गांव के गांव खाली हो जाते थे, मतलब सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते थे। और इसको काली मौत के नाम से भी जानते थे, यानी कि ब्लैक डेथ के नाम से भी
आपके इसी बीमारी को जाना जाता है, यानी कि काली मौत। प्लेग जो होता है इसे काली मौत के नाम से जाना जाता था। और जो प्लेग होता है ना, ये ध्यान रखना, ये मुख्यतः किसके द्वारा फैलता था? जो प्लेग होता था वो आपके रोडेंट, कृंतक जो जीव होते हैं ना, कृंतक में चूहे होते हैं, मेनली चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी थी। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्लेग आपके विषाणु, आपके वायरस यानी कि आपके जीवाणु से होने वाली बीमारी है। दूसरी, इसे काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, और यह मुख्यतः आपके चूहे जो हैं उनके द्वारा फैलती है। वैसे गाइस हर बीमारी का रोगजनक याद करना इतना इजी नहीं है, इसलिए मैंने मेन जो बीमारी है ना उनका आपको बताया है ना, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं, सबके रोगजनक याद करना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा और इतना आता भी नहीं एग्जाम में। दूसरा जो आपका है उसे हम बोलते हैं हैजा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेरा। अब जो आपका पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, यह आपके जल जनित बीमारी है, यानी कि जल से होने वाली बीमारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल के माध्यम से फैलती है, मतलब इसका जो इन्फेक्शन होता है ना वो वाटर के माध्यम से होता है। अगर आपने आपका दूषित पानी पी लिया, मतलब प्रदूषित पानी पी लिया है ना, पोल्यूशन वाटर पी लिया, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी ये बीमारी हो सकती है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी है, मतलब जल से होने वाली, वाटर से होने वाली, तो आपका हैजा कोलेरा। और ये किसकी वजह से होती है? ये आपका होता है विप्रो कोलेरिया। देखो नाम से छुपा हुआ है तो ध्यान रखना, ये आपका कोलेरा ध्यान रखना है। तो विप्रो कोलेरा, कोलेरिया, ये आपका इसका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है ना। और ये मुख्यतः हैजा जो होता है ना, हमारे फेफड़े, लंग्स, इनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। दूसरी बात करते हैं तपेदिक यानी कि क्षय रोग, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस या शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और ध्यान रखना ये किसकी वजह से होता है, तो नाम से ही पता लग रहा है, इसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सीधा सा है कि ये टीबी जो रोग होता है ना वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। और ध्यान रखना इसके लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? आपका जो टीबी होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस को तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं, इसके उपचार के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है बेसाइल कालमेट और आपका ग्विरिन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसकी जो खोज की थी ना बीसीजी के टीके की, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बीसीजी के टीके खोज किसने की थी, तो आपके कालमेट ने की थी। और ये भी आपके अगेंस्ट बच्चों में ही लगाया जाता है बीसीजी का टीका, ठीक है, बचपन में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। और ध्यान रखना हमारा ये जो क्षय रोग होता है ना तपेदिक, ये स्पेशली हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनको इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है ना उसका वेट बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई आदमी दुबला पतला होता है ना, तो उसे नॉर्मली गांव की भाषा में क्या बोलते हैं कि टीबी का मरीज है ना, आपने सुना होगा अगर गांव में रहते हैं, टीबी का मरीज उसको बोलते हैं, ऐसे कोई दुबला पतला इंसान रहता है उससे। तो ध्यान रखना ये आपको टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग के बारे में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं डिप्थीरिया, इसको अंग्रेजी में डिप्थीरिया बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ये आपका इसका जो बैक्टीरिया है वो आपका है कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसकी वजह से होता है। ये नाम से इंक्लूड है, इसलिए मैंने लिखा है कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये इसका क्या है, रोगजनक है, इसकी वजह से ये होता है। और जो डिप्थीरिया होता है ना वो हमारे शरीर की श्वसन क्रिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। एक प्रकार से हमारा गला है वो बंद सा हो जाता है, चौक सा हो जाता है, और हमारी जो श्वसन क्रिया होती है उसमें बाधा होती है, यानी कि इंसान होता है वो नॉर्मल रूप से श्वास नहीं ले पाता है इसमें। और ध्यान रखना अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति को है ना, डिप्थीरिया किसी व्यक्ति को है, तो होता क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ बैठ जाता है, उसके साथ भोजन भी कर लेता है, तो भी ये आपके क्या हो जाता है, उस दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है इन्फेक्शन के माध्यम से। तो ध्यान रखना है डिप्थीरिया दैट इज आपका, ये आपका श्वसन क्रिया यानी कि आपकी जो श्वसन क्रिया है, रेस्पिरेशन है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब इसका इलाज क्या, इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन है डीपीटी का टीका। ये अगेन इस बच्चों में लगाया जाता है। और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डीपीटी का टीका। क्यों? देखो जो डीपीटी का टीका आता है ना, इसका पूरा नाम पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम होता है, देखिए इसका पूरा नाम है डिप्थीरिया, ये रहा एक, तो एक आपका होता है पेरिटिसिस और एक आपका होता है टिटनेस, यानी कि 3 बीमारियों के लिए ये आपका उपयोग में ले जाता है। इसलिए ध्यान रखना इसे ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें यहां पर पूछा गया है ट्रिपल वैक्सीन के नाम से किस टीके को जाना जाता है, कौन सी वैक्सीन को ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना है डीपीटी। इसमें 3 बीमारियों का सॉल्यूशन किया जाता है। ये टीका अगर लगाया जाता है बच्चों के अंदर तो 3 बीमारियों से बचा जा सकता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है डिप्थीरिया, एक होता है आपका काली कासी जिसको बोलते हैं पेटिस, और एक होता है टिटनेस। तीनों रोगों से बचाया जा सकता है।
अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, जिसको हम बोलते हैं पीलिया। पीलिया को हम जॉन्डिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये आपके जो यकृत जो है, लीवर है, उसकी एक बीमारी है और इसे हम हेपेटाइटिस नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में बिलिरुबिन जो होता है पिगामेंट, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये आपके लैक्टोस्पाइरा जीवाणु जो होता है उसकी वजह से होता है। और हमारे शरीर में क्या होता है, जब बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, एक प्रकार से हमारे शरीर का टॉक्सिक एलिमेंट होता है, जिसको हमें मूत्र के माध्यम से, हमारे यूरिन के माध्यम से बार बार निकालना होता है ना। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप पर्याप्त पानी पिया करो, जैसे हमारे शरीर में जो यूरिन, हमारा जो शरीर में जो बिलिरुबिन है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर बिलिरुबिन ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है ना, तो हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, हमारी स्किन पीली हो जाती है ना, हमारे शरीर के विभिन्न भाग जो होते हैं पीले पीले येलो येलो कलर के हो जाते हैं। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं पीलिया यानी कि जॉन्डिस। और ध्यान रखना है, इस बीमारी को हम पांडु रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम पांडु रोग के नाम से भी जानते हैं और यह आपके दूषित पानी पीने की वजह से ही होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगली जो बीमारी, जो आपके बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, वो आपका है कुष्ठ रोग, है ना। कुष्ठ रोग जो होता है ना, कुष्ठ रोग में क्या होता है, हमारी जो स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है ना, उसकी संवेदनशीलता एक प्रकार से खत्म हो जाती है। मतलब जैसे आपकी स्किन को खींचेगा, है ना। और इसके अलावा मान लीजिए स्किन, जैसे आप कोई आपको थप्पड़ लगा रहा है ऐसे हाथ यहाँ पे, तो महसूस नहीं होता है कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, सुई चुभोगे तो भी महसूस नहीं होता। मतलब सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता है, वो खत्म हो जाती है हमारी स्किन की, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कुष्ठ रोग में। और एक प्रकार से त्वचा जो होती है गलने लग जाती है, हमारी स्किन होती है ना वो गलने लग जाती है। कुष्ठ रोग, इसे कोढ़ रोग भी बोलते हैं। और ध्यान रखना, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है लेप्रोमिन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेप्रोमिन टेस्ट होता है वो आपके कुष्ठ रोग यानी कि आपका जो कुष्ठ रोग होता है ना, इसके लिए कोढ़ का रोग होता है, इसके लिए किया जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं अगली बीमारी, जिसको हम बोलते हैं टिटनेस। देखो ये डीपीटी वाला टिटनेस। तो टिटनेस जो होता है इसे हम धनुष टंकार नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, धनुष टंकार नाम से जानते हैं इस बीमारी को। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है वो आपका बेलिसस टिटेनी नामक जो बैक्टीरिया होता है ना, नाम में ही छुपा है, देखो टिटनेस और देखो बेसिलस टिटेनी, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये इसका क्या होता है, रोगजनक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां जो होती है ना, मसल्स जो होती हैं, वो एक प्रकार से अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती है ना। एक शरीर प्रकार से वो हो जाता है, मतलब एक प्रकार संकुचन, कॉन्स्ट्रक्शन होता है हमारी मांसपेशियों में, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो संकुचन होता है, वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है टिटेन रोग में, और इससे व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। आगे बात करते हैं टाइफाइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफाइड के बारे में आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड को मोतीझरा रोग भी बोलते हैं और ये आपके साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी जो आपका बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, और इसके लिए टेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट। तो ध्यान रखना, वाइडल टेस्ट होता है वो आपके टाइफाइड जो होता है उसके लिए किया जाता है कि टाइफाइड उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं। ओके, तो चलिए इन सबको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर हम देखते हैं प्रोटोजोआ, फंगस, इनसे होने वाली बीमारियां। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर लास्ट में हम जो प्रोटोजोआ है इससे होने वाले जो बीमारियां हैं इनकी ट्रिक भी देख लेते हैं। देखिए, तो इसकी जो ट्रिक है, प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ के बारे में आपको चीज ध्यान रखनी है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे आपका अमीबा है वो आपके प्रोटोजोआ के अंदर आता है। इसकी जो ट्रिक है वो ये है, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, ट्रिक थोड़ी आपको अजीब लगेगी, पापा काम पर सोते हैं, ट्रिक है आपको ध्यान रखनी है। ये आपके प्रोटोजोआ, देखो प्रोटोजोआ पापा दोनों चीजें सेम जैसे लग रही हैं। अब देखो पास से क्या बनेगा, पायरिया जो बीमारी होती है वो आपके प्रोटोजोआ से होती है। काला आजार जो बीमारी होती है वो भी आपके प्रोटोजोआ से होती है। और मलेरिया, ये तो आप जानते ही हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मलेरिया, है ना, मादा एनाफ्लीज जिसका वाहक होता है, और ये मच्छर के वाहन से होती है मलेरिया। और ध्यान रखना ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा आपका पेचिस है, इससे होती है आपका प्रोटोजोआ से। सोते हैं का मतलब सोने की जो बीमारी होती है ये भी आपके प्रोटोजोआ से होती है। तो इस प्रकार से हमने जो ट्रिक है वो यहाँ पर देख ली है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी।
तो चलिए अब यहां पर प्रोटोजोआ से होने वाले जो बीमारियां हैं, प्रमुख बीमारियां, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेचिस। जो पेचिस होता है इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है एमीबोबियसिस। ठीक है, इसका नाम होता है अमोबियसिस, इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम पेचिस नाम से बोलते हैं। इसका जो रोगजनक होता है ना, कौन सा, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, यह आपका होता है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि एक प्रकार से अमीबा के कारण होती है बीमारी, आपको ध्यान रखना है। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपका क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई फल फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, इसको प्रॉपर धो नहीं रहे हैं, और बाजार से कोई भी सब्जी लेके आए हैं उनको हम धो नहीं रहे हैं, और ऐसे ही अगर इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों, तो आपकी ये बीमारी हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका इसमें क्या होता है, जो हमारा जो मल होता है ना, तो मल में क्या होता है, म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस आपको पता होगा क्या होता है। म्यूकस हमारे शरीर में जो जठर रस होता है ना, जठर रस के चारों, जठर रस से हमारी जो हमारा जो स्टोमक होता है उसको बचाने के लिए म्यूकस की परत होती है, तो वो और हमारा जो ब्लड होता है वो मल के साथ बाहर निकल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे आंत में अल्सर भी हो जाता है, आंत के अंदर छाले भी पड़ जाते हैं। अल्सर का मतलब एक प्रकार से आंत के अंदर छाले पड़ जाना, इंटेस्टाइन के अंदर छाले पड़ जाना। और इसके इलाज के लिए टेरासाइक्लिन और टेरामाइसिन आपके एंटीबायोटिक हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेचिस से बचने के लिए जो भी आप मार्केट से सब्जी फ्रूट लेके आए उनको धोकर खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। दूसरा आपका होता है मलेरिया। मलेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना, मलेरिया जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम, ये तो आपका क्या है, एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से बीमारी होती है ना। ध्यान रखना, मलेरिया जो होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक आपका प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से तो बीमारी होती है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम को लेकर कौन जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और इंसानों में कौन लेके जाता है, तो एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है मादा एनाफ्लीज। यानी कि मादा जो होती है, फीमेल एनाफ्लीज होती है, वो क्या करती है, जब किसी को बाइट करती है, किसी को डंक लगाती है, तो उसकी लार के अंदर प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जिससे मलेरिया से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, यहां पर बुखार होता है और हमारा जो वेट होता है वो भी यहां पर कम होने लग जाता है मलेरिया के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मलेरिया जो होता है इसके संबंध में जो वैक्सीन है एक प्रकार से, है ना, इसकी दवा होती है ना, वो कुनैन होती है। ये इसकी प्रमुख क्या है, औषधि है। जो मलेरिया होती है, मलेरिया से बचने के लिए कुनैन एक औषधि है जो आपके सिनकोना वृक्ष से निकाली जाती है, और एक आपका है क्लोरोक्विन। दोनों ही बीमारियां, दोनों आप बीमारियां नहीं, दोनों जो औषधियां हैं वो आपके मलेरिया से बचने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा डीडीटी जो होती है, एक क्या होता है, इसका छिड़काव किया जाता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है डीडीटी, जिसकी खोज आपके पॉल मोलर ने की थी, पॉल मूलर ने, और इसका छिड़काव भी किया जाता है जो मच्छर होते हैं उनसे बचने के लिए, मच्छरों को नष्ट करने के लिए। तो ध्यान रखना, यह आपको मलेरिया के बारे में ध्यान रखना है। आगे यहां पर बात करते हैं काला आजार यानी कि ब्लैक फीवर। तो ध्यान रखना है, ब्लैक फीवर किसकी वजह से होता है, ब्लैक फीवर आपके होता है बालू जो मक्खी होती है, यानी कि जो मिट्टी पर जो आपकी मक्खियां पाई जाती हैं जिनको हम सैंड फ्लाई बोलते हैं। ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका काला आजार जो होता है, ब्लैक फीवर होता है, उसका रोग वाहक कौन है, मतलब कौन फैलाता है, तो बालू जो मक्खी होती है, सैंड फ्लाई होती है, उसकी वजह से आपका यह काला आजार होता है। इसके बाद बात करते हैं निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है, वो आपके एक मक्खी पाई जाती है, सीसी मक्खी। ये आपके अफ्रीका के अंदर पाई जाती है सीसी मक्खी, और इसके काटने से दोस्तों ये बीमारी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसी मक्खी होती है, इसके काटने से ये बीमारी होती है। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो होता है, जो आपका निद्रा रोग होता है, वो आपका ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ होता है, इसके कारण फैलती है। यानी कि जब वो सीसी मक्खी बाइट करती है, सीसी मक्खी खाती है इंसान को, है ना, डंक लगाती है, तो ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ होता है वो इंसान के अंदर चला जाता है, और फिर उसे अनिद्रा, वो आपके निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पायरिया। पायरिया क्या होता है, पायरिया भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े जो होते हैं ना, जिनके अंदर आपके दांत स्थित होते हैं ना, ये मसूड़े, इनमें क्या होता है दोस्तों, ब्लड यानी कि खून निकलने लगता है। एक प्रकार से मसूड़े खत्म से हो जाते हैं, मसूड़े खत्म से हो जाते हैं, नष्ट से हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, हमें विटामिन सी अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जो खट्टे पदार्थ हैं वो अधिक से अधिक हमें यूज लेने चाहिए। इसके अलावा अतिसार भी एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है।
जिसको डायरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, अतिसार। और ध्यान रखना दोस्तों ये किसकी वजह से फैलती है, ध्यान रखना घरेलू जो मक्खी होती है ना, तो ये तीनों बीमारियां हैं, मक्खी से होने वाली बीमारियां हैं, कालाजार, अनिद्रा और आपका पायरिया, तीनों आपके मक्खी से, लेकिन अलग अलग प्रकार की मक्खियों से हैं। ये आपकी घरेलू जो मक्खी होती है ना, घरों में जो नॉर्मल मक्खी पाई जाती है ना, आप देखते होंगे, तो वो वाली मक्खी होती है, उसकी वजह से आपका जो डायरिया है मतलब अतिसार है वो आपके हो जाता है। अब दोस्तों ये हमने पढ़ लिए हैं सारे संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं असंक्रामक रोग। अब असंक्रामक रोग क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसे डिजीज, ऐसे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है कैंसर। कैंसर जो होता है वो आपके धूम्रपान यानी कि जो लोग आपके सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इनका सेवन करते हैं उसकी वजह से हो जाता है। एक्सरे जो होता है, एक्सरे यानी कि एक्स किरण होते हैं ना, उनकी वजह से भी ये बीमारी होती है। जो ज्यादा लोग एक्स किरण जो होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं ना, उसके इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ना, उनकी वजह से भी आपका कैंसर हो जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक चीज यहां पर मैं भूल गया था, यहां पे देखो मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया किस वजह से होता है, यानी कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, इसके बारे में खोज के लिए रोनाल्ड रोज जो वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये चीज और आप नोट करना कि मलेरिया जो बीमारी होती है ना, ये किस वजह से होती है, वैक्सीन के लिए नहीं बता रहा, किस रोगजनक के कारण होती है, उसकी खोज के लिए रोनाल्ड रोज थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आते हैं वापस कैंसर के ऊपर। कैंसर जो होता है कई प्रकार का होता है, यहां पर एक होता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। एक होता है स्किन कैंसर, स्किन कैंसर को बोलते हैं आपका कार्सिनिमस, और एक आपका होता है दिमाग यानी कि आपके माइंड का, ब्रेन का आपका कैंसर, उसे बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। इसमें क्या होता है, ब्लड कैंसर के अंदर दोस्तों जो ब्लड होता है ना, उसमें क्लोटिंग जगह जगह, देखो आपको बताता हूं कि आपका कैंसर का मतलब क्या होता है। कैंसर का मतलब होता है कि अनियमित कोशिका विभाजन होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग जाता है शरीर में, जगह जगह आपके गांठ सी बन जाती हैं, मतलब जगह जगह क्लोटिंग सी बन जाती हैं। और स्पेशली जो आपका सभी प्रकार के कैंसर ज्यादा हानिकारक हैं, लेकिन स्पेशली आपका जो ब्लड कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ये बहुत ही जानलेवा होते हैं, इनसे ज्यादा दिन तक व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है। ब्लड कैंसर में बार बार ब्लड को चेंज करना पड़ता है, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इसका उपचार क्या है कैंसर का। तो कैंसर का उपचार बहुत सारी थेरेपी होती है, विकिरण थेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तीनों का संबंध आपके दोस्तों इसी से ही है, यह आपको ध्यान रखना है। तीनों का रिलेशन आपके इससे ही है, आपका विकिरण थेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, तीनों का संबंध कैंसर से है। और अस्थि मज्जा जो होता है, बोन मैरो होता है, उसका प्रत्यारोपण भी किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। इसके अलावा कुछ आपके क्या है, कुछ आपके टैबलेट्स हैं, कुछ औषधियां हैं, जैसे आपका विनक्रिस्टिन, एक तो ये है विनक्रिस्टिन, एक है विनब्लेस्टिन, दो आपकी औषधियां हैं जिनका ज्यादा उपयोग किया जाता है, जो आपके कैंसर जो होते हैं, कैंसर के रोगियों को दी जाती हैं। अब यहां पर आगे बात करते हैं कुछ और असंक्रामक रोग। तो आपको ध्यान रखना है गठिया। गठिया में क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में ज्यादा बन जाता है ना, तो हमारे शरीर के जॉइंट जो होते हैं या टेंडन जो होता है ना, टेंडन जॉइंट्स होते हैं, वहां पर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से गांठ सी बन जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो उस स्थिति को बोलते हैं गठिया रोग। यह आपके एक प्रकार की असंक्रामक बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बात करते हैं लास्ट में मधुमेह के बारे में, डायबिटीज। तो डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एक इंसुलिन हार्मोन होता है, अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास ग्लैंड होती है वो निकालती है, और ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन हार्मोन थोड़ा कम वर्क करने लग जाता है ना, तो हमारे शरीर में ब्लड जो होता है और हमारे शरीर में रक्त जो होता है ना, और आपका जो टॉयलेट जो होता है, यूरिन होता है, उसके अंदर आपकी इसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपका जो मतलब शुगर की। तो शुगर की मात्रा बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, यहां पर इंसुलिन हार्मोन की कम मात्रा होती है। तो इंसुलिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में तो ऑलरेडी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बीमारियां जो है यानी कि मानव रोग है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उनको देख लेते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको यहां पर देख लेते हैं, एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपकी बीमारियों के बारे में, यानी कि आपकी डिजीज के बारे में, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेचक जो होता है, चेचक की टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी एक एक लाइन है ना गाइस, एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके चेचक जो होता है, चेचक के टीके की खोज की थी। इसके अलावा हैजा जो होता है ना, हैजा, कोलेरा, कोलेरा का जो टीका था, हैजा का टीका, वो आपके लुई पाश्चर ने विकसित किया था। लुई पाश्चर ने हैजे के टीके की खोज की थी। इसके अलावा पोलियो जो हो जाता है ना, जिसमें आपका शरीर का कोई भी अंग काम करना छोड़ जाता है, उसकी टीके की खोज आपके जोनासा ईसालकर ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, रूबेला वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? तो रूबेला वैक्सीन जो होती है उसका संबंध छोटी माता जो होती है उससे, और आपका जर्मन खसरा जो होता है, इन दोनों से होता है आपका रूबेला वैक्सीन का संबंध। और आपका जो कोलेरा वैक्सीन है उसका संबंध हैजा से होता है, क्योंकि आपको पता होगा हैजा को अंग्रेजी में कोलेरा कहते हैं। आगे यहां पर बात करते हैं, एक वायरस फेमस हुआ था जिसका नाम था जीका वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जीका वायरस है वो आपके मच्छर के काटने से होता है, और यह भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि पेट के अंदर कोई बच्चा पल रहा होता है ना, तो उसके जो माइंड जो है, उसका ब्रेन जो है, उसको नुकसान पहुंचाता है जीका वायरस। यह आपके मच्छर के माध्यम से मनुष्य के अंदर फैलता है। आगे बात करते हैं डीडीटी, यानी कि आपका डीडीटी जो है ये आपका एक प्रकार का क्या होता है, एंटी सेप्टिक होता है ना, प्रतिजैविक होता है। इसकी खोज आपके पॉल मूलर ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स जो कोड होते हैं आनुवांशिक संरचना के अंदर, भारत के वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का जो टीका लगाया जाता है उसकी खोज हुई थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर, जब शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, ऐसे कीड़े, ऐसे आपके जो कीड़े होते हैं ना, कीट जो हमारे शरीर के अंदर रोग फैलाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं गाइस? वेक्टर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। रोग फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े पतंग, उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। एंटीजन जो होते हैं ना, एंटीजन, प्रतिजन, इनकी खोज आपके किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने। अरे भाई, इसने तो रक्त समूह जो थी, ब्लड ग्रुप थी, इसकी खोज की थी। और मैंने तब आपको बताया था ब्लड ग्रुप के किस आधार पर बनाए गए थे। उनके अंदर दो एंटीजन थे, एंटीजन ए, एंटीजन बी। इसके आधार पर ही आपके जो ब्लड ग्रुप है वो बनाए गए थे। तो आपके कार्ल लैंडस्टेनर थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक एंटीसेप्टिक बनाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। ये ध्यान आपको रखना है, पेनिसिलिन की खोज आपके किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई जगह उपयोग की जाती है पेनिसिलिन। आगे आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था कि इटाई इटाई रोग होता है वो किस धातु की वजह से होता है? तो ध्यान रखना, कैडमियम जो होता है ना, कैडमियम सीडी, ये इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, इसका विष, इसका जहर हमारे शरीर में बन जाता है ना, तब आपके इटाई इटाई रोग हो जाता है। इससे मांसपेशियों में संकुचन के अलावा किडनी तक भी फेल हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एक आपका होता है मीन माता रोग। ये भी आपके धातु की वजह से होता है हमारे शरीर के अंदर। वो आपकी होती है मरकरी धातु। मरकरी धातु का जब मिथाइल मरकरी एक यौगिक होता है वो हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, तो आपका मीन माता रोग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके मरकरी की वजह से होता है। आगे ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है हमारे शरीर के अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है ना, सो गाइज हमारे शरीर के अंदर पथरी यानी कि स्टोन की समस्या हो जाती है। और पथरी हमारे शरीर में कहीं भी हो जाती है ना, पित्त की थैली के अंदर या अंदर कहीं भी हो जाती है। तो पथरी आपकी समस्या जो होती है वो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है ना, तो आपकी पथरी की समस्या होती है। बर्ड फ्लू नाम आपने सुना ही होगा, बर्ड फ्लू वर्तमान में न्यूज के हेडलाइन में चल रहा है। यह मुख्यतः आपके जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में होने वाली बीमारी है, और ये आपके H5N1 वायरस के वजह से होती है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसका जो मनुष्य है उनके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इबोला वायरस के बारे में पढ़ते हैं। इबोला वायरस का संबंध आपके चमगादड़ से है। चमगादड़ से आपका इबोला वायरस है वो यहां पर फैलता है।
बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे रात में जब सोते हैं खर्राटे लेते हैं, आवाज आती है बहुत सारी, जो सांस लेते हैं ना तो रात में खर्राटे लेते हैं। तो खर्राटे लेने की जो बीमारी होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्लीप अपनेशिया। क्या बोलते हैं इसको? स्लीप अपनेशिया, इस बीमारी को बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्विनैन की जो दवा है मलेरिया की, आपको ध्यान होगा क्विनैन जो होती है, क्विनैन की जो दवा होती है ना, ये आपके सिनकोना जो पेड़ होता है ना, सिनकोना, उसके वृक्ष से प्राप्त की जाती है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि क्विनैन की दवा कहां से प्राप्त की जाती है, किस वृक्ष से? तो सिनकोना पेड़ है उससे प्राप्त की जाती है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए चिकित्सा से संबंधित, मेडिकल से संबंधित। एक आपका होता है पेसमेकर। पेसमेकर दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का एक आर्टिफिशियल एक प्रकार से क्या होता है, एक डिवाइस होती है। हमारा हृदय की धड़कन जब कम हो जाती है, हमारे हृदय की धड़कनें नॉर्मल लाने के लिए, हृदय की धड़कनों को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमारे शरीर के अंदर इस यंत्र को स्थापित किया जाता है। इसे हम पेसमेकर बोलते हैं, यानी कि हृदय की धड़कनों को सामान्य रूप से करने के लिए हमारे शरीर के अंदर ऑपरेशन करके पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर का काम होता है हृदय की धड़कन, हार्ट बीट को सामान्य करना, यानी कि बढ़ाना। एक होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर किसी भी भाग में कोई अगर विकृति है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन के बारे में क्या ध्यान रखना है? हमारे शरीर की संपूर्ण जांच जो होती है वो सीटी स्कैन करता है। इसके अलावा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से आपने जरूर सुना होगा। ये आपके हार्ट यानी कि हृदय होती है, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए किया जाता है ईसीजी। एक होता है ईईजी, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी होती है उसको पता लगाने के लिए आपका ईईजी क्या किया जाता है? एक ग्राफ होता है ईईजी, वो टेस्ट एक प्रकार से ये इसका किया जाता है। एक आपको जानना है ऑटो एनालाइजर। ये क्या होता है? ऑटो एनालाइजर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा जांच होती है जिसमें ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके लेवल का पता लगाया जा सकता है हमारे शरीर के अंदर। सो ओके गाइस, आज हमने ह्यूमन सिस्टम वाला जो चैप्टर है इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारा साइंस का संपूर्ण सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट करा दिया गया है ना। फिजिक्स मैंने कंप्लीट कराई पहले, फिर बायोलॉजी, और फिर अब यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैंने तीनों कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जाकर देख सकते हैं। बाकी नोट्स जो है जल्द ही अवेलेबल मैं करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारी वेबसाइट पर। दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम से टाइम मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को आपने जो भी दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।